क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 16 मई के करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी वीडियो जो है आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे नहीं तो उसकी पीडीएफ जरूर मिलेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। 10 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अभी देखते हैं विस्तार से। स्पेस डेब्रिस, अभी क्या है कि कुछ जो है अंतरिक्ष से कुछ वस्तुएं गिरी। ठीक, गुजरात में भालेज, खम भोलाज और रामपुरा में। ठीक, तो अब देखो स्पेस डेब्रिस जो होता है, अंतरिक्ष का कचरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ह्यूमन मेड ही होता है। जैसे ये सेटेलाइट का भी कुछ गिरा था, आपका नेचुरल मेड भी होते हैं, यानी कि आपका क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं, वो भी होते हैं। तो ये डेफिनेशन जरूर याद रख लीजिए। हो सकता है वो पूछे कि स्पेस डेब्रिस सिर्फ ह्यूमन होता है, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन मेड जो है वो सेटेलाइट या फिर लॉन्च व्हीकल, उन सब के भी कुछ ना कुछ हो सकते हैं। नासा के अनुसार देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर से बड़े 25,000 कुछ वस्तुएं हैं हमारे स्पेस डेब्रिस की तरीके से स्पेस में, और 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक के जो है 5 लाख वस्तुएं हैं। और ये इसका भार जो है करीबन 2022 जनवरी तक देखा जाए तो 9,000 मैट्रिक टन, ये नासा के आंकड़े हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और ज़्यादातर जो वस्तुएं जो है भारत के अर्थ के वायुमंडल में आते ही जो है जल के भस्म हो जाती हैं ज़्यादातर। ठीक, 100 किलोमीटर अर्थ का जो सरफेस मतलब हाइट है अर्थ के सरफेस से, और 20 किलोमीटर तक में ज़्यादातर चीज़ें जो है भस्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी रह जाती हैं। जैसे जो ह्यूमन मेड है वो तो छोटे छोटे मतलब पीसेस में तितर बितर होकर ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ ही जो है वो लैंड मतलब ज़मीन पे छू पाते हैं। जैसे कि आपका नेचुरल वाले जो है, जैसे एस्टेरॉइड हो गया, क्षुद्र ग्रह, या फिर उल्का पिंड मेटेरॉइड हो गया, तो ये बड़े बड़े क्रेटर बना देते हैं। ठीक है, अगर आप मून चंद्रमा पे भी देखोगे तो वो जो गड्ढे हैं ना, वो सब ये छोटे, ये सब टकरा टकरा के गड्ढे बने हैं, क्रेटर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में एक लेक है, लोनार लेक। वो लेक जो है मेट्रॉइड जो है जब टकराया है धरती से, तो उसकी वजह से जो क्रेटर बना, उसी में वो लेक बनी हुई है। लोनार लेक नाम है, एक बार देखिएगा कमेंट, वो हाँ, गूगल पे आकर। अगला टॉपिक है लूना। ठीक है, ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी आप लोग सब लोग जानते हो, ये डिजिटल करेंसी होती है। मैंने खूब इसके बारे में पढ़ाई भी हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि एक तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब नहीं है, मतलब कोई सेंट्रल बैंक के द्वारा मतलब लीगलाइज नहीं है। ठीक है, अब तो कुछ कंट्री ने कर भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। दूसरा ये है कि डिजिटल एल्गोरिथम पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो वर्चुअल है, इंटेंजिबल है। ठीक, छू नहीं सकते, कभी भी कोई भी जो है उड़ जाए। तो वैसे तो जो आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो भी तो वर्चुअली है एक तरीके से, लेकिन हाँ, उसको गवर्नमेंट बैक करती है, तो इसलिए आपको एक भरोसा है। तो क्रिप्टो करेंसी कई सारी जो है खामियां है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की लेकिन फिर भी तारीफ होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये एक तरीके का मतलब लेजर बनाता है, जो कि काफ़ी जो है डिसेंट्रलाइज भी और बहुत इफेक्टिव भी है। खैर, तो अब इसमें ये है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी कोई जो है जैसे क्रिप्टो करेंसी के मार्केट्स भी हैं, तो उसमें क्या है कि वो कोई जो है 100% बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से जो ये भाई साहब लूना है, ये 99.9%, ऑलमोस्ट 100% गिर गई इनकी वैल्यू 24 घंटे के अंतर्गत। और ये भाई साहब एक स्टेबल कॉइन की जो है प्रकार है। स्टेबल कॉइन को बनाया गया है कि जो है कम वोलेटाइल रहे। ठीक है ना, और ये देखो 24 घंटे में ही जो है 100% गिर गए। तो ये स्टेबल कैसा स्टेबिलिटी है, तो इन स्टेबल कॉइन हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि स्टेबल कॉइन क्या होता है। स्टेबल कॉइन का ये है कि कुछ ये सारे क्रिप्टो करेंसी है, ठीक, पहली बात। लेकिन इनको जो है किसी फिएट करेंसी से या फिर कमोडिटी से जो है पैक कर रखा है, मतलब कि उसको लिंक कर रखा है। ठीक है, जैसे कि एक सबसे जो मशहूर स्टेबल कॉइन है तीथर और यूएसडी कॉइन। ठीक, तो यूएसडी तीथर वाला जो है भाई साहब, ये आपका वहाँ के यूएस डॉलर से, तो यूएस डॉलर का जो है जो भी मूल्य बढ़ेगा घटेगा, उसके हिसाब से इस यूएस तीथर यूएसडीटी जो है इसका भी दाम भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक, तो एक मतलब एक एक टेंजिबल चीज़ से इन्होंने इसको जोड़ा है स्टिल, इस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे एल्ट कॉइन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक, तो वैसे स्टेबल कॉइन है, हो सकता है ये पूछ ले भाई साहब यूपीएससी। उसके अलावा यूएसडी कॉइन है, गोल्ड या सिल्वर से कमोडिटीज़ पे लिंक कर दिया तो उनका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, तो इस स्टेबल कॉइन का भी प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है। लेकिन ये जो लूनास है, ये जो है एक एल्गोरिथम वाली स्टेबल कॉइन है,
टेरा, उसका ही जो है ये आपका ये एक सिस्टर कंसर्न, मतलब उसी तरीके का था। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन। ठीक, तो ये स्टेबल कॉइन क्या, यूएस डॉलर या फिर फिएट करेंसी। ठीक है, जैसे इंडियन रुपी के नोट है फिएट करेंसी है, गोल्ड हो गया, सिल्वर, तो उससे पैक था। लेकिन यहाँ पर ये स्टेबल कॉइन जो ये एल्गोरिथम, जो कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर की लाइंस पे, मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ है, तो उससे पैक कर रखा है। ठीक, तो उससे जो है उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है ये वाले स्टेबल कॉइन्स की, टेरा हो गया, चाहे लूना हो गया। तो ये मतलब इतना ज़्यादा इसको भी लोगों ने वो नहीं किया मतलब इसमें विश्वास दिखा नहीं पाए, और इसीलिए हालत हुई कि भाई साहब 99.9% गिर गया। ठीक, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम जो होती हैं उनके जो लाइंस है उसके ऊपर बेस था ये स्टेबल कॉइन लूना। ये बस इतना ध्यान रख लेना भाई साहब, पूरी चीज़ें आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी, इसके अलावा और कुछ भी इसमें मेरे ख्याल से स्टेबल कॉइन ज़्यादा ज़रूरी है, पूछ सकता है क्या होता है, बाकी कौन सा लूना गिरा या पूना गिरा ये सब नहीं पूछेगा। ठीक, हो सकता है लूना पूछ ले, लेकिन टेरा और ये सब इतना तो घुसेगा नहीं। अगला टॉपिक है बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट। ठीक है ना, तो ऐसा है कि भारत ने पहले तो लोग G20 G7 हर जगह चल रहा था कि मैं भी ये कह रहा था कि भैया दोनों दुनिया को अब भारत खाना देने के लिए सक्षम हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन फिर एकाएक भारत को ये समझ में आया कि यार ऐसा है, हमारे यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन का भी डेटा आया उसमें वीट जो है ओवरऑल तो भैया 5 कुछ था जो इन्फ्लेशन बढ़ा, मुद्रा महंगाई बढ़ी, लेकिन वीट जो है 9% कुछ बढ़ा है। तो वीट ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी जो एस्टिमेट में आया है अभी एडवांस एस्टिमेट में, वो भी कम आया है। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट करती है उसमें भी कम आया है। गवर्नमेंट ने कई जगह जो है वीट की जगह को रिप्लेस करके राइस चावल देना चालू कर दिया ऑलरेडी। तो वीट हमारे यहाँ ऑलरेडी कम है। ठीक, और हम दुनिया को वीट और दे दें। ठीक, दुनिया हमसे क्यों इंपोर्ट करना चाहती है, क्यों? क्योंकि भाई साहब यूक्रेन और जो रशिया जो वीट एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे जो है भाई साहब वॉर चल रहा है, तो वैसे वो नहीं कर पा रहे, तो दुनिया हमसे मांग रही है। और सबसे बड़ा एक कारण यह है कि डब्ल्यूटीओ में आप लोगों को पता है पीस क्लॉज है। ठीक, और उसमें यह है कि फूड प्रोक्योरमेंट के लिए काफ़ी डिस्प्यूट चलते रहते। यूएसए वैसे जो है कि भैया ये सब्सिडी देते हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है कि सब्सिडी प्रोडक्शन के टाइम पे भी देते हैं और जब एक्सपोर्ट करते हैं तब भी सब्सिडी देते हैं। तो ये इनका जो है डब्ल्यूटीओ के जो फ्री एंड फेयर ट्रेड करने के रूल्स हैं उनके खिलाफ काम करते हैं। ठीक, तब ये बातें होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी मोदी जी ने ये कहा है, मोदी जी ने कहा कि अगर डब्ल्यूटीओ हमको अलाउ करे, क्योंकि वो वैसे रोकती है ना, वो जो हमारा फूड का जो हमारे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है कि हम ये कहते हैं कि अपनी खाद्य सुरक्षा और पुअर पीपल को जो है उनकी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम लोग करते हैं, तो उस पर तो रोकते हो भाई साहब तुम लोग। ठीक, तो उन्होंने कहा अगर तुम डब्ल्यूटीओ तुम हमको अलाउ कर दो तो मैं कल से चालू कर दूंगा वीट का एक्सपोर्ट, लेकिन अभी नहीं। ठीक, तो ये कारण भी है और डब्ल्यूटीओ वाला कारण भी है। तो हर तरीके से जो भी है कि अभी ये हुआ है कि वीट एक्सपोर्ट को भारत ने मना कर दिया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में वीट के दाम बढ़ गए हैं। क्रिटिसिज्म भी लोग कर रहे हैं कि ऐसे तो जो है भारत को कोई भी एक निर्यातक या फिर जो है एक्सपोर्टर कंट्री, एक रिलायबल एक्सपोर्टर कंट्री नहीं मानेगा किसी भी चीज़ में, मतलब विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। कभी भी वो अपने जैसा भी उनको लगता है, समझ में आता है, वैसे ही जो है उठा के वो बंद कर देंगे, कभी उठा देंगे। खैर, इस वाले पूरे केस में ये देखा गया कि चाइना ने भी भारत का सपोर्ट किया। उसने कहा कि G7 भाई साहब तुम लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो इंडिया को, इससे कोई फर्क नहीं, इससे मतलब कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे यहाँ भी तो वीट है ना, तुम मतलब क्यों नहीं एक्सपोर्ट करो तुम। ठीक है ना, तुम हमसे इंडिया से क्यों चाह रहे हो, इंडिया में ऑलरेडी हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं। और इसमें ये भी एक चीज़ दी गई, ऐसा नहीं कि इंडिया ने ब्लैंकेट बैन कर दिया है वीट का एक्सपोर्ट। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट है कि भाई साहब हम उनको वीट एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर वाकई में लोगों को ज़रूरत है उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, हम उनको अभी भी फूड का निर्यात करेंगे। ठीक, तो ये होता है, बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है भाई साहब। और हमारे यहाँ अपने यहाँ भी तो है यार इतना, देखो वैसे ही हमने जो है कितना सारा अभी जो गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, उन सब में डाल रखा है। ठीक है ना, ये देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया। ठीक, एक्सपोर्ट जो है कुछ जिनके क्रेडिट है उनसे, या फिर फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट सिक्योरिटी कहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट से हमारी बातचीत है उन्हीं को हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब ध्यान रखना, वीट से संबंधित हो सकता है, पूछ सकता है कि क्यों नहीं किया, कारण पूछ सकता है। अगला टॉपिक है गति शक्ति संचार पोर्टल। अब देखो गति शक्ति, आपको मालूम है गति शक्ति ये पूरा एक ब्लैंकेट या फिर
अम्ब्रेला नाम दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए। अब यहाँ पे किसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा? संचार का। और संचार में जो है इससे संबंधित मान लीजिए कोई अप्रूवल चाहिए, कोई डिस्प्यूट है, कोई फाइबर डालना, यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, तो उसके लिए जो है इस पोर्टल पे आप जाकर राइट टू वे कर सकते हो। राइट टू वे मतलब कि अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। राइट टू वे इंटरनेट या फिर कम्युनिकेशन के परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि आपका लीगल राइट है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं कोई फाइबर डालने में, कोई टावर लगाने में, इंटरनेट मतलब ये कम्युनिकेशन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से, कि वो ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं अप्रूवल या फिर डिस्प्यूट से संबंधित। ठीक, तो उसी के लिए पोर्टल बना दिया गया वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर के द्वारा न्यू दिल्ली में, और अभी लॉन्च किया गया है। अब इसके जरिए जो है आसानी से लोग एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे, राइट टू वे मिलेगा और डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। मतलब जितने भी है ना सबको एक जगह लिया है पोर्टल पर। अब जिसको भी एप्लीकेशन फाइल करनी, बस उसने यानी पोर्टल खोला और उसने एप्लीकेशन अप्रूवल और डिस्प्यूट ये सब डाल दिए, ठीक है ना। वो हर जगह जाए, इसी में नाचता रहे, उससे बढ़िया एक जगह कर दो। बढ़िया काम किया गया। इससे जो है हमें क्या हेल्प मिलेगी? 5G नेटवर्क को इंडिया में रोल आउट होने में मदद मिलेगी। जो पहले रेड टू एप्लीकेशन जो है बड़ी मुश्किल से हो पाती थी जो क्लियर, अब ये 20 से 22 दिन में हो जाए करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और ये डेवलप किया है MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन ने, डिपार्टमेंट टेली कम्युनिकेशन के तरफ से। ठीक, अगला टॉपिक है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। ठीक है, अब CID आप लोगों ने देखा होगा, CID में जो डॉक्टर सलूखे हैं ना, वो जो भी काम करते पता नहीं रहेंगे कब तक, तो वो सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? फॉरेंसिक के अंतर्गत आते हैं, कि वो बताएंगे ये फिंगरप्रिंट है, ये क्या है, DNA है, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से साइबर उसमें भी होता है, डिजिटल स्पेस में भी होता है कि भाई साहब ये किस IP से आया है, ठीक, कौन सा ये इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था, कौन सी लोकेशन पे हो सकता है, क्या चीज़ें इसने जो यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें भी जानने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबोरेटरी चाहिए। तो लेबोरेटरी ऑलरेडी वैसे तो हमारी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है हैदराबाद के रमनथापुर में है, वहीं पे ही जो है आपका नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी अभी खोल दी गई है। किसने खोला भाई साहब? अमित शाह ने। अमित शाह ने क्यों खोला? क्योंकि ये होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं, जिसके अंतर्गत एक साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न आता है। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न आता है, तो उसने ये आपका साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी खोली है, जो कि आपका हैदराबाद में रमनतापुर में। ठीक, और किस स्कीम के अंदर खोली है? वीमेन एंड चाइल्ड मतलब साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड स्कीम के अंतर्गत इसको खोला गया है। अब ये जो NCFL है, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, 4 स्पेशलाइज आपका जो है हाईटेक यूनिट लगाएगा, ठीक है ना। एक मोबाइल फ़ोन एम्बेडेड होगा, डिजिटल स्टोरेज से संबंधित होगा, एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक यूनिट और क्राइम सीन यूनिट, ये सब कुछ होगा। ठीक, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यार, लोग पता ही नहीं चलता कौन कहाँ से क्या कर रहा है। तो ये महिलाओं वाला, जैसे टेररिज्म का भी देख रहे हो ना आजकल, कोई भी कहीं से ब्रेन वॉश कर दे रहा है किसी का भी, ठीक है। स्लीपर सेल्स बनते जा रहे हैं, पता नहीं चलता कहीं से भी आए, उठे और बम पकड़ के फोड़ दिया। तो ये सबको रोकने के लिए चाहिए चीज़ें। आगे क्या है कि भाई साहब क्रूज़ टूरिज़्म। क्रूज़ टूरिज़्म क्या है? ये देखो, ये क्रूज़ पे होता ना कि मतलब आप शिप पे जाके वहीं पे रह रहे हो, वहीं पे पार्टी हो रही, वहीं पे घूम रहे हो, ठीक है। तो भारत का पहला अतुल्य यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 14-15 मई को, कहाँ? मुंबई में नारीमन पॉइंट होटल ट्राइडेंट। ठीक, और ये जो है JM Baxi पोर्ट्स स्पेशलिस्ट पार्टनर इसका था। अब देखो किसके कौन कौन करा रहा है? फिक्की, इनक्रेडिबल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग हो गया, सागरमाला परियोजना और गति शक्ति। मैंने PM गति शक्ति जैसा आप लोग बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? पोर्ट और इन सब के डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीज़ें होंगी। ठीक, तो ये अभी पहला जो है किया गया है इनक्रेडिबल इंडिया क्रूज, मतलब टूरिज्म को बढ़ाना है, सीधी सी बात है। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि अगले 10 साल में हो सकता है ये 10 गुना बढ़ जाए जो क्रूज मार्केट है इंडिया का, इंडियन क्रूज मार्केट। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट इन सब ने कराया है और फिक्की के साथ में मिलके पहला था ये आपका मुंबई में हुआ है, ध्यान रखना। इसके लिए जो एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है सेक्रेटरी टूरिज्म के अंतर्गत, और इसकी हेल्प करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी है जिसमें भारत और भारत के बाहर के एक्सपर्ट भी हैं कि किस तरीके से क्रूज टूरिज्म को बढ़ाया जाए। ठीक, 4 जो है थीम बेस्ड कोस्टल डेस्टिनेशन रखेंगे भाई क्रूज को
घुमाने के लिए कुछ डेस्टिनेशन सर्किट बनाए गए यहाँ पर, कोस्टल डेस्टिनेशन सर्किट। जैसे गुजरात में तो भाई साहब पिलग्रिमेज से संबंधित है, तीर्थ यात्रा। वेस्ट कोस्ट जो है आपका, जैसे भारत के वेस्ट कोस्ट पे गुजरात वाला तीर्थ स्थल हो गया, और ये वेस्ट कोस्ट जो है आपका ये हो गया कल्चरल और सीनिक टूरिंग टूर्स में हो गया, ठीक, केरला से लेके पूरा। साउथ कोस्ट जो है आपका ये हो गया आयुर्वेदिक वेलनेस से संबंधित हो गया, और ईस्ट कोस्ट जो है आपका वो हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है ना, वही आपका जैसे पुरी वाला हो गया, उड़ीसा का हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये 4 सर्किट बनाए गए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा एम ये है कि अभी जो 40 हज़ार 4 लाख जो पैसेंजर हैं हमारे क्रूज़ के, उसको हम 40 लाख कर दें, और जो अभी जो 110 मिलियन डॉलर का जो इसका रेवेन्यू है उसको 5.5 बिलियन, तो 10 गुना बढ़ाने की बात हर जगह यहाँ पर करी जा रही है, ठीक। आपका BPX इंदिरा डॉक पे अभी ये पहला जो है इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है बनाया जा रहा है। इसी तरीके से गोवा, न्यू मैंगलोर, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता में भी बनाया जा रहा है। जो पहला बनाया जा रहा है जुलाई 2024 में चालू हो जाएगा। अगला टॉपिक है सारस मार्क 2। ये देखो, ये प्लेन है, छोटा सा लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो उड़े देश का आम नागरिक वाली स्कीम है ना, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। पहला हालांकि ये खुद उड़ेगा 2024 में, ठीक है, तो उससे पहले टेस्ट वेस्ट चल रही है। और टेस्ट में अभी जो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कहाँ पे, बेंगलुरु में, वहाँ पे उसने सक्सेसफुली वैलिडेट कर दिया डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम, ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो छोटे रनवे होते हैं, एयरफील्ड जो छोटी होती हैं, वहाँ पे कम दूरी से आपको में ही उड़ान भरनी भी होती है, कम दूरी पे ही आपको उड़ान भर के लैंड भी करना होता है। तो जब लैंड कर रहे हो आप, तो वहाँ पे एक जो है वायर, तार के जरिए एक होता है आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो वो क्या करता है कि आपको जब आप उड़ान भर रहे हो तब भी आपको, जैसे वो होती है ना रबड़ बैंड, ठीक, तो आप उसको जैसे पीछे इसको आपने किया, फिर इसको पीछे जा रहे हो तो ये खिंचती जा रही है, तो ये थोड़ा सा इसको आपको जो है कुछ जो है यहाँ से बूस्ट दे रही, क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ये रबड़ बैंड पीछे खिंचती आ रही है। तो यहाँ से आप जो है कम दूरी में ही इसको भी सपोर्ट मिलेगा, तो तेजी से बढ़ोगे आगे। तो वो वायर यही करता है, तो मतलब बूस्ट कर देता है, थ्रस्ट दे देता है तेजी से। वैसे जब आप उतरते हो, ठीक है ना, तो वो आपको रोकने में भी मदद करता है, बोला ऐसे करके फिर वो ऐसे खिंच जाएगा, वो उसमें ऐसे आप जैसे उतर रहे हो तो वो खिंच जाएगा। तो उसी जो सिस्टम है पूरा, तार से कैसे जो है आपको उड़ने में भी बूस्ट करे और उतरने में भी जो है जल्दी रोक दे कम जो दूरी के एयरफील्ड में, तो उसको ही यहाँ टेस्ट किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा, जिसको बोलते हैं डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारस मार्क 2 19 सीट जो लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसमें अभी लगाया जाएगा। और ये CSIR की लैब है, ये NAL जिसने ये भी किया है, डिजिटल एंटी स्किड वाला है ये। और जो है ये जून 2019 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया था। 15 इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी कमिटेड है टू की इंडक्ट करेगी 15 सारस MK2 Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में ये जो है उड़ाया जाएगा। पहली फ्लाइट जो है भाई साहब दिसंबर 2024 में प्लान्ड है, ठीक। माणिक शाह ये त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। त्रिपुरा के BJP प्रेसिडेंट थे। अभी जो वहाँ पे बिप्लब देव थे, उनको जो है वो मिले जाके JP नड्डा ही से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से। 2 दिन का ट्रिप था वहाँ पे, फिर उसके बाद वापस आया। उन्होंने कहा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। 2023 से पहले के जो इलेक्शन, 2023 में जो इलेक्शन है उसके 1 साल पहले मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, और मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहता हूँ, जो है BJP को मजबूत करने और लोगों में जो है कि क्या काम किया जा रहा है उसको जो है घर घर पहुँच के बताने में। तो भाई साहब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे अभी डॉक्टर माणिक शाह जो BJP के प्रेसिडेंट थे वहाँ पे त्रिपुरा में, वो चीफ मिनिस्टर की उन्होंने शपथ ले ली है। ये अकेले राज्यसभा मेंबर भी थे त्रिपुरा से। ये इनकी पिक्चर है। और BJP देव जो थे वो 5वें चीफ मिनिस्टर हैं जिनको BJP रूल स्टेट अलग अलग जो है उसने चेंज किया है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। और यहाँ पर यही है कि एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है कि रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में है, जो कि एक रामसार साइट है, ठीक है। नेक्स्ट है पुलुलन। पुलुलन क्या है भाई साहब? ये एक बायो मार्कर है, बायो मटेरियल है, जैव जो है मटेरियल है, ठीक। ये क्या है कि जो भी घाव वाव होते हैं उनको जो है उसमें कीटाणु नहीं लगने देता और जल्दी हील कर देता है। अभी माउस में कुछ चेक किया गया है तब ये पाया गया है। इस जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है नया बायो मटेरियल, ये आपका बायो मटेरियल है, आप समझना,
मतलब किसी कपड़े पे क्या होगा कि कवक यानी कि फंगस को जो है उगाया जाएगा, उगेगा, और फंगस जो है कुछ ऐसा केमिकल छोड़ेगा जो कि ये सब मदद करेगा कीटाणु ना लगने के लिए और वुंड को भी जल्दी ठीक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा पुलुलन है, उसी का पॉलीमर बनाया जाएगा पोल्यूमर का। ये फंगस कौन सा होता है, ओरियो बेसिडियम पुलुलन, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखो, कवक से संबंधित है। और आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली और नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर में है, इन्होंने मिलकर ये बनाया है, ये इन यहाँ के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इसमें जो फंगस होता है वो पॉलीमर में जो रहता है वो खुद ही ये सीक्रेट करता है, मतलब इस मीडियम में, जो कि हेल्प करता है उसको ग्रो करने में, और जो है इन द प्रोसेस ये जो घाव वाव जो है उसको भी जल्दी भर देता है। पॉलीमेरिक चेन ऑफ ग्लूकोज होता है पुलुलन, और ये पूरे दुनिया में वैसे देखा जाए तो बायोमटेरियल की तरह सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है, कमर्शियली भी यूज़ हो रहा है। इसका ऑलरेडी उपयोग जो है गैर विषैले, गैर म्यूटोजेनिक और गैर इम्यूनोजेनिक होने की वजह से भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, दवा में, उद्योग में होता है, ठीक। अगला टॉपिक है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बड़ा वाला अजीब सा है ये। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने अभी बताया है कि एक बायोकेमिकल मार्कर होता है, ऊपर हम लोग बायो मटेरियल की बात कर रहे थे, ठीक, एक ऐसा मटेरियल बन रहा है जिसमें कि कवक यूज़ करके घाव को जल्दी सही कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि बायोकेमिकल मार्कर होता है, ठीक, जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा आइडेंटिफाई किया है ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने, बायोकेमिकल मार्कर ब्लड में, जो कि यह बताता है कि जो मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वो सोते हैं और उठ ही नहीं पाते, मतलब वो सोते में ही उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोला जाता है। और ज़्यादातर बच्चों को सुलाया जाता है क्रिब में, तो वो क्रिब डेथ भी इसको बोला जाता है। क्रिब में वो बच्चा मतलब उठता ही नहीं, वो सो जाता है, मतलब मर ही जाता है बेचारा। तो ये चीज़ें जो हैं अभी इसके लिए उन्होंने बोला है ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने कि बायोकेमिकल मार्कर ब्लड में पाया जाता है, उसी के कम होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो जाता है। इसमें उन्होंने बोला, इसमें यही होता है कि अनएक्सप्लेन्ड यूजली ड्यूरिंग स्लीप में ही बेचारे की डेथ हो जाती है, और इसको क्रिब डेथ भी बोला जाता है। इसमें एक एंजाइम होता है, बायोकेमिकल जो मटेरियल है, जो मार्कर है, वो एक एंजाइम होता है, वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। क्या नाम है भाई साहब, BCHE, ठीक, ब्यूटेराइल क्लोलाइन स्टेरेस, ठीक। ये बर्थ के बाद ये काफ़ी कम होता है, और इसी को ये एक ऐसा रोल प्ले करता है ब्रेन में जो एरोजल पाथवे होता है, ठीक है, मतलब कि बच्चे को नींद से वापस जगाने में काम करता है। लेकिन ये लो लेवल की होने की वजह से बच्चे की एबिलिटी नहीं हो पाती कि वो उठ पाए या फिर रेस्पॉन्ड कर पाए टू इट्स एनवायरनमेंट। खैर, तो ये इन्होंने किया, तो आगे जाके इसका सोल्यूशन भी ढूंढें तो अच्छा रहेगा। चलिए, काफ़ी लेट हुआ ये वाला वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आप लोग जो है इसको देख जरूर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीट एक्सपोर्ट वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी जो टॉपिक्स हैं, ठीक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।